बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस उसका थर्ड लेक्चर है। और हमने पहले दो लेक्चर्स में ये देखा था कि जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पहला सोल्यूशन है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी उस शख्स को अरेस्ट किया जाए जो कि मेंटेनेंस ऑर्डर को जो है वो ख़राब करना चाहता है और उसको क्या कर दिया जाए, डिटेन कर दिया जाए। और ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रेम्बल में दिया गया है पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, इससे जो सेक्शन डील कर रहे हैं वो सेक्शन 3 एंड 4 हैं। उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, यानी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था उर्दू में भी साथ रखें और उसका भी आप उसको भी देखते चले जाएं। Power to arrest and detain suspected person. Government, if satisfied that with a view to preventing any person from acting in any manner prejudicial to public safety or the maintenance of public order, it is necessary so to do may by an order in writing direct the arrest and detention in such custody as may be prescribed under subsection 7 or of such person for such period as may be subject to other provision of this section be specified in the order. And government, if satisfied that for the aforesaid reason it is necessary so to do, may extend from time to time the period of such detention for a period not exceeding 6 months at a time. ले जी, ये सेक्शन 3 बड़ा क्लियर कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी भी शख्स को डिटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है पब्लिक सेफ्टी के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर कर सकती है इन राइटिंग उसकी अरेस्ट एंड डिटेंशन का, और जिसका तरीक़ेकार नीचे सब सेक्शन 7 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी। और जो दूसरी प्रोविजंस है सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजंस, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 मंथ के लिए जो है वो क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है। अगर आपको कोई वर्डिंग की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप इसको उर्दू में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने और कैद करने का तरीका, अगर हुकूमत मुतमिन है कि किसी शख्स को हफ्ज़ आमा और क़याम अमन आमा के लिए नुकसानदेह अंदाज में कोई इकदाम करने से रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, तो हुकूमत बज़रिया तहरीरी हुक्म इस सेक्शन की दीगर दफ़ात के तहत इस हुक्म में मखसूस दौरानिया के लिए ऐसे शख्स की गिरफ्तारी और झैली सेक्शन 7 में तजवीज़ करदा हिरासत में रखने की हदायत कर सकती है। और हुकूमत अगर मुतमिन है कि मंजूरा बाला वजूहात के लिए ऐसा करना ज़रूरी है तो वक्तन फ़वक्तन ऐसी नज़रबंदी के दौरानिया में इजाफा कर सकती है जो एक वक्त में 6 माह से ज़ायद का नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गई मेरी बात की। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन dealing in the black market or holding as defined in the Holding and Black Market Act 1948, ठीक है, और an act of smuggling punishable under Custom Act 1878 or the Land Custom Act 1924 or under any other law for the time being any act which is an offence in this Drug Act 1976 shall be deemed to be an act प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं, चोर बाजारी करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ठीक है, मेरे ख्याल में ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है वो चाहता है कि कहत साली हो जाए, ठीक है, या उसका ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो है वो फ़र्ज़ करें धरना देने का सोच रहा है, तो उसके लिए उसने वो जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना जो है वो शुरू कर दी है, अशिया इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। तो ये वो वजह है कि उन्होंने कहा है कि ये भी उसका एक ऐसा एक्ट होगा उस शख्स का जो कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। दोबारा बताता हूँ, वो शख्स जो स्मूथली यानी किसी चीज़ का जानबूझ के वो कहत जो है वो मुसल्लत करना चाह रहा है किसी ख़ास मकसद के लिए, तो वो भी किस में आएगा, वो भी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ बात जो है वो तस्वर की जाएगी, तो उस शख्स को भी डिटेन करने का ऑर्डर जो है वो किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, whoever is or was a member of an association or its executive committee
which association is or has been declared to be unlawful under any law for the time being in force in the province at any time during the period of 7 days immediately before it was so declared to be unlawful, or remain or become a member of such an association, or is on the executive committee thereof after it has been so declared to be unlawful, shall be deemed to be acting in a manner prejudicial to be in public safety and the maintenance of public order for the purpose of this section. अच्छा, इसका ये है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसको कल अदम कर दिया है, लेकिन कोई शख्स स्टिल उसका मेंबर रहता है और एज ए मेंबर उसका काम करता है, तो उस सूरत में वो शख्स भी उसका वो जो एक्ट होगा वो भी यही कंसीडर होगा कि एक्टिंग इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू बी पब्लिक सेफ्टी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो उसका ऐसा अमल भी जो है वो किसके अगेंस्ट तस्वर होगा, वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट तस्वर होगा। फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट ने किसी दीनी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है, ठीक है। अब उस दीनी तंजीम का वो मेंबर था, ठीक है, और अब वो एज ए मेंबर ही एक्ट कर रहा है या कोई तो उस सूरत में वो भी सब्जेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा वो बंदा। वजाहत, जो कोई भी किसी ऐसी एसोसिएशन या इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन है या था जो एसोसिएशन सूबा में नाफुज़ुल अमल किसी भी कानून के तहत गैर कानूनी है या उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है, किसी भी वक्त 7 दिन के दौरानिया में इसके गैर कानूनी करार दिए जाने से फ़ौरन पहले तक इस एसोसिएशन या इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन रहे या रुकन बन जाए जिसके गैर कानूनी होने का ऐलान कर दिया गया, तो वो इस सेक्शन के मकसद के लिए तहफ़्ज़ुज़ आमा और क़याम अमन के लिए नुकसानदेह तरीक़ेकार के मुताबिक इक़दाम करने वाला तस्वर होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई तंजीम कल अदम कर दी गई है और उसको कल अदम करने से 7 दिन पहले तक कोई बंदा उसका रुकन था, तो उसको भी जो है वो तस्वर किया जा सकता है कि वो बंदा ही इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, तो उसको भी जो है वो अरेस्ट एंड डिटेन जो है वो किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 है, if a deputy commissioner or a public servant authorized in this behalf by a government has reason to believe that a person within his territorial jurisdiction has acted in or is acting or is about to act in a manner which is prejudicial to public safety or maintenance public, he shall immediately refer the matter to the government। देखिए बच्चों, सबसेक्शन 1 ये था कि गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने नॉलेज की बुनियाद पे क्या कर सकती है, किसी शख्स को जो है अरेस्ट एंड डिटेन कर सकती है। लेकिन सब सेक्शन 2 में ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ये समझता है कि किसी शख्स का अरेस्ट एंड डिटेन किया जाना ज़रूरी है, तो वो रेफरेंस भेजेगा किसको, गवर्नमेंट को, कि इस शख्स को जो है वो अरेस्ट एंड डिटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे सेक्शन 3 क्लास ए है, एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट अंडर subsection 1 may be addressed to the police officer or any other person, and such officer or person shall have the power to arrest the person mentioned in the order, and in doing so he may use such force as may be necessary. The police officer or the other person, as the case may be, shall commit the arrest person to such custody as may be prescribed under section 7। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए बच्चे, हमने ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में ये बात तो पढ़ ली कि गवर्नमेंट किसी शख्स को अरेस्ट एंड डिटेन करने का ऑर्डर जो है वो कर सकती है, और सब सेक्शन 2 में हमने ये भी पढ़ लिया कि डिप्टी कमिश्नर भी गवर्नमेंट को कह सकता है कि इस शख्स को अरेस्ट एंड डिटेन किया जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने खुद से या सब सेक्शन 2 के तहत डिप्टी कमिश्नर के कहने पे अरेस्ट एंड डिटेन करने का ऑर्डर कर दिया है, तो वो अरेस्ट करेगा कौन, वो है सेक्शन 3 और उसका क्लास ए है जो ये कहता है कि वो जो ऑर्डर होगा अरेस्ट का
वो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई बंदा जो कि जिसको के गवर्नमेंट एम्पावर्ड करे वो उसको अरेस्ट करेगा, ठीक है। और उसको अरेस्ट करने में जो भी अरेस्ट एंड डिटेंशन की पावर है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और वो जो पुलिस ऑफिसर या जो दूसरा बंदा है वो उसको अरेस्ट करेगा और उसकी कस्टडी को कैसे किस मैनर में ट्रीट करेगा, जो नीचे जाके सबसेक्शन 7 में हम लोग पढ़ेंगे। A police officer not belong the rank of sub-inspector if settled on receipt of credible information that a person against whom an order of arrest and detention has been made under this section is present within such officer's jurisdiction may arrest him without a warrant in the same manner as he would have done if such order of arrest has been addressed to him, and thereupon commit the arrested person to custody as may be prescribed under section 7, or if he receive any requisition in the from the police person to whom the warrant of arrest for the person arrested is arrest, make over the custody of arrested person to the public officer or the person। अच्छा, ये बड़ा इजी है। ये पता क्या है, फर्ज करें कि जो अरेस्ट एंड वारंट के जो अरेस्ट एंड वारंट एक शख्स के निकले हैं और फर्ज करें वो लाहौर में निकले हैं, ठीक है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर है जो कि मुल्तान में है और उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बंदे के लाहौर में वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो निकल चुके हैं, तो ऐसी सूरत में वो एम्पावर्ड होगा वो पुलिस ऑफिसर कि वो उसको अरेस्ट कर ले, और अरेस्ट करने के बाद वो ऑफिसर जिसके पास उसके अरेस्ट एंड वारंट है वो उसको हैंड ओवर कर दे, या फिर सब सेक्शन 7 के तहत उसकी कस्टडी को ट्रीट करे। वो सब सेक्शन 7 हम आगे चल के जो है वो पढ़ते हैं। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ, इजी है। अब पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इफ सेटिस्फाइड ऑन रिसीट ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन अगेंस्ट whom an order of arrest and detention has been made under this section is present within such officer's jurisdiction may arrest him without a warrant in the same manner as he would have done if such order of arrest has been addressed to him, and thereupon commit the arrested person to custody as may be prescribed under subsection 7, or if he receive any requisition in this behalf from the police officer or other person to whom the warrant of arrest for person arrest make over the custody of arrested person to such a police officer। और अगर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसके पास वारंट है वो उसकी रिक्वेस्ट करता है तो वो कॉर्पोरल उसको जो है वो हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 है, ऑन रिसीट ऑफ अ रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 2, यानी डिप्टी कमिश्नर ने रेफरेंस भेजा है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे रिजेक्ट द रेफरेंस, वो उस रेफरेंस को रिजेक्ट कर देगी, या मेक एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन टर्म ऑफ, या वो उसको कहेगी ठीक है इसको अरेस्ट एंड डिटेन करें, तो उस पर भी वही तरीकेकार अप्लाई होगा जो सबसेक्शन 1 के तहत था, ठीक है। अच्छा जी, यानी ये कहता है कि सबसेक्शन 1 के तहत तो गवर्नमेंट खुद से उसको अरेस्ट एंड डिटेंशन करने का वारंट जारी कर सकती है ना, जिसका तरीकेकार सबसेक्शन 3 में लिखा है। लेकिन अगर सबसेक्शन 2 के तहत डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी अरेस्ट किया जाए, रेफरेंस बनाया और वो रेफरेंस अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, तो फिर उसको उसी तरीके से उसका अरेस्ट एंड डिटेंशन का वारंट जारी होगा जैसा कि सबसेक्शन 1 में लिखा है, और उस पर वैसे ही अमल होगा जैसा कि सबसेक्शन 3 में लिखा है। उसके बाद है जी, वो कहता है नो पर्सन shall be detained under this section for a period exceeding 3 months unless the board before the expiry of the period of 3 months has reviewed in his case and reported that there is in its opinion sufficient cause for such detention। ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को जो है वो 3 माह के अरसे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। वैसे तो 6 माह के लिए किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 3 माह के एक्सपायर होने के अंदर अगर उसको ज़्यादा यानी 6 माह तक उसको अरेस्ट एंड डिटेन करना मकसूद है तो फिर रिव्यू बोर्ड से परमिशन लेनी जो है वो ज़रूरी होगी। दोबारा बताता हूँ, देखें, ये बात तो ठीक है कि एक शख्स को एक वक्त में 6 माह के लिए डिटेन किया जा सकता है, लेकिन वो 6 माह में 3 माह तो आप वैसे ही उसको कर सकते हैं डिटेन,
लेकिन जो अगले 3 माह है उसके लिए बोर्ड की परमिशन लेनी जो है वो जरूरी है। ठीक है। सब सेक्शन 5 कहता है इफ द डिटेंशन ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 3 months द गवर्नमेंट शैल एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 2 weeks बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर टू अपॉइंट ए बोर्ड टू बी नोन एज अ रिव्यू बोर्ड। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर शख्स को अरेस्ट एंड डिटेन करना मकसूद हो 3 माह से ज्यादा, तो जब 2 माह रहते हों, 3 माह होने में 2 हफ्ते रहते हों, तो गवर्नमेंट चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक बोर्ड अपॉइंट करें जिसको क्या कहा जाएगा, रिव्यू बोर्ड। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 other person each of whom is or has been a judge of high court। अब बोर्ड उसका एक चेयरमैन होगा और उसके 2 दूसरे लोग होंगे और वो हर एक का जो क्वालिफिकेशन होगी कम से कम वो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो। ठीक है। If the government is of the opinion that a person shall be detained for a period exceeding 3 months, the government shall immediately after the appointment of the board refer the case of the person to the board for the review and the report before expiry of each period of 3 months। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक शख्स को 3 माह से ज्यादा के लिए डिटेन करना जरूरी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बोर्ड अपॉइंट होने से पहले refer the case of the person to the board for review and report before the expiry of such period of 3 months। तो ये सब सेक्शन ये कहता है कि जब बोर्ड अपॉइंट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट उस बोर्ड को अप्लाई करेगी। पहले तो उस पर रिक्वेस्ट की थी ना चीफ जस्टिस साहब को कि आप बोर्ड बना दें, जब बोर्ड बन जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है उस बोर्ड को जो है वो क्या कहते हैं, वो केस रेफर करेगी कि इस शख्स को 3 माह से ज्यादा के लिए डिटेन किया जाना मकसूद है। द बोर्ड शैल आफ्टर कंसीडरिंग द मटीरियल प्लेस बिफोर इट affording detained person an opportunity of being heard in person, making into account the representation or any other document submitted by the person, and calling for such further information as it may require from the government, submit its report before the expiry of each period of 3 months to the government as to whether it is sufficient for further detention of the person। अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड के सामने जो मटेरियल रखा गया वो उसको स्क्रूटनाइज करेगा, वो उस बंदे को भी सुनेगा, वो अगर उसने कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल की है नीचे चल के पढ़ेंगे तो वो उसको भी देखेगा, अगर उसने कोई दूसरा बंदा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट पेश किया है तो वो उसको भी कंसीडर करेगी। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको भी तलब कर सकती है और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 3 माह एक्सपायर होने से पहले गवर्नमेंट को कि क्या ये शख्स को मजीद डिटेन किया जा सकता है या नहीं। The opinion of the board shall be expressed in term of the views of the majority of members। अब वो 3 लोग हैं तो majority view क्या करेगा, prevail करेगा। The proceeding and the report of the board except the part of the report in which the opinion of board is expressed shall be confidential। अब उसकी जो बोर्ड की रिपोर्ट जो होगी और उसकी प्रोसीडिंग जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, मास वाई वो वाला हिस्सा जिसमें ये लिखा जाए कि ये शख्स कितनी इसको 3 माह से ज्यादा के लिए डिटेन किया जा सकता है या नहीं। द प्रोसीडिंग एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इन विच द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज एक्सप्रेस्ड शैल बी कॉन्फिडेंशियल। If the board reports that there is in its opinion no sufficient cause for further detention of the detained person, the government shall rescind the detention order and direct the release of the person on the expiry of the period of 3 months। अगर बोर्ड ये रिपोर्ट करता है कि इस शख्स को मजीद नहीं किया जा सकता डिटेन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिटेंशन ऑर्डर मंसूख कर देगी और उसकी 3 माह की एक्सपायरी पे उस शख्स की रिहाई का ऑर्डर कर देगी। ठीक है। If the board reports that there is in opinion sufficient ground for further detention of the detained person, the government may subject to the provision of this section continue to detain the person for such period at its may deem fit। लेकिन अगर बोर्ड ने कहा कि इसको डिटेन किया जा सकता है तो फिर गवर्नमेंट उसको मजीद पीरियड के लिए डिटेन कर सकेगी।
If the board report that there is sufficient cause for further detention of the detained person, the board shall determine the place of detention of the person and fix a reasonable subsistence allowance for his family, which is to be paid by the government. अच्छा, अगर बोर्ड ये समझता है कि उस शख्स को अरेस्ट किया जाना जो है वो डिटेन किया जाना ज़रूरी है, तो एक तो वो जगह मुतय्यन करेगी जहाँ पे उसको डिटेन किया जाएगा। समटाइम उसके घर को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है जेल, और फिर इसके अलावा वो रीजनेबल अलाउंस फॉर हिज विच इज टू बी पेड बाय, और उसकी फैमिली के लिए भी रीजनेबल अलाउंस मुकर्रर करेगी जो कि कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। If a detention order person is made under this section, the authority making the order shall within 15 days of the detention of the person communicate to the person the ground on which the order has been made and shall afford the person the earliest opportunity of making a representation to the government against the detention order. जब एक डिटेंशन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट जो है 15 दिन के अंदर अंदर उस शख्स को वो वजूहात बनाएगी, बताएगी जिसकी बुनियाद पे उसकी एक्सटेंशन जो है वो की गई है, और वो उसकी बुनियाद पे क्या करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगी कि अगर वो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल करना चाह रहा है तो वो उसको फाइल कर सके। अच्छा जी, फिर गवर्नमेंट में रिफ्यूज टू डिस्क्लोज फैक्ट टू डिटेन पर्सन विद द अथॉरिटी कंसीडर टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अथॉरिटी जो है उसको वो फैक्ट्स ग्राउंड्स बताने से इनकार कर सकती है अगर वो ग्राउंड्स बताया जाना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। मसलन फर्ज करें वो शख्स एक जसूस निकला है, ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल एजेंसियों की रिपोर्ट है, तो उसका पब्लिक इंटरेस्ट में उसको पब्लिक किया जाना मुनासिब नहीं है, तो उस सूरत में सिंपल उसको बता दिया जाएगा तुम्हारी डिटेंशन एक्सीड होगी है, लेकिन उसको ग्राउंड से नहीं बताई जाएगी। Shall furnish to the board all documents relevant to the case unless a certificate signed by the secretary to the government Home Department to the effect that it is not in the public interest to furnish any document to the board is produced. अच्छा, ये सब सेक्शन ये कहता है कि वो अथॉरिटी जो होगी वो हर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बोर्ड को देने का पाबंद होगी, मास वाई अगर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या होम डिपार्टमेंट वो लिख दे कि ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। उसके बाद है where a person representation is made to government under subsection government may on consider your representation given the person detained upon given modify confirm or rescind the order। अब उस शख्स ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है गवर्नमेंट उसकी बुनियाद पे उस ऑर्डर को मंसूख कर सकती है, कंफर्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 7 है as well as there is in force in respect of any person an order under the sending directing section directing that he be detained, he shall be liable to be detained in such custody and under such conditions as to maintain discipline and punishment of the offence and breaches of discipline as government may from time to time prescribed by the journal or special order। नहीं जी, वो ये कह रहा है कि जो ही गवर्नमेंट जो है वो किसी शख्स के डिटेन करने का ऑर्डर करती है तो वो फिर वो शख्स जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में जितना भी लॉ होगा मेंटेनेंस का, डिसिप्लिन का, और अगर वो वहाँ से एब्सकॉन्ड करने की कोशिश करता है तो वो सारा लॉ जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी थ्रू अ स्पेशल जर्नल ऑर्डर वो उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। फर्ज करें एक शख्स को जो है वो डिटेन कर लिया गया, अब वो डिटेन के दौरान फरार हो जाता है, तो जो एब्सकॉन्डेंस का या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो लॉ होगा वो फिर वहां पे जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। If the government or a deputy commissioner has reason to believe that a person in respect of whom an order of arrest and detention has been passed under this section has absconded or is concealing himself so that such order cannot be executed, government or deputy as the case may be। अगर कोई शख्स एब्सकॉन्ड करने की कोशिश करता है या वो उसने अपने आप को छुपा लिया है तो उस सूरत में क्या होगा, forward a copy of the order with a declaration that such person cannot be found to a magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily reside, and thereupon the provision of section 47, 88, 89 of which shall apply in respect of the said person and the property is property as if order directing that be arrested and detained was warranted issued by the magistrate। लो जी, गवर्नमेंट क्या करेगी,
वो एक मजिस्ट्रेट को कॉपी फॉरवर्ड करेगी और वो मजिस्ट्रेट उसको ऐसे ही उसके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई करेगा जैसा कि वो एक क्रिमिनल केस के अंदर करता है। उसके बाद क्या होगा, by order notified in official gazette director such person to appear before such officer at such place and within such period as may be specified in the order, and if the such person fail to comply with such direction, he shall, unless he prove that it was not possible for him to comply with them and that he had been with the period specified in the order, inform the officer concerned of the reason which rendered compliance therewith impossible, and if there are taken all possible steps to be given such information be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with fine। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहती है कि गवर्नमेंट किसी भी शख्स को, एक तो है ना उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेना और डिटेन कर लेना नहीं, एक गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन कर सकती है कि किसी भी शख्स को कह सकती है कि तुम इस दिन या इतने अरसे में इस जगह पे आके अपनी गिरफ्तारी जो है वो दो और तुम सरेंडर करो। और अगर वो शख्स उस डायरेक्शन को कंप्लाई विद नहीं करता, बशर्ते कि वो उसको मिली नहीं है डायरेक्शन या उसको कम्युनिकेट नहीं हुई, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो सजा हो सकती है विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद both। The government may at any time subject to such condition and may think to impose release a person detained under this section and may require him to enter into a bond or with surety for the due observance of the condition। गवर्नमेंट दौरान डिटेंशन किसी भी शख्स को जो है वो जमानत के ऊपर रिहा कर सकती है। सबसेक्शन 10 है, वो कहता है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 2 may summon and interrogate or cause the summoning and interrogate of a person including person arrested or detained under this section if in his opinion such interrogation is likely to lead to the discovery of information which may enable the more effective use of power under this order, whether in respect of the person interrogated or any other person, and the person being interrogated is bound to truthfully answer the question pertaining to subject to the inquiry। ठीक है। अच्छा, ये सब सेक्शन 10 ये कह रहा है कि एक डिप्टी कमिश्नर या कोई भी पब्लिक ऑफिसर जिसको ऑथोराइज किया वो किसी भी शख्स को समन कर सकता है और उसको इंटेरोगेट कर सकता है। ठीक है, या किसी को उसको समन करने और इंटेरोगेट करने का जो है वो कह सकता है, और उसमें वो शख्स भी शामिल होगा जिसको अरेस्ट और डिटेन किया गया है। ठीक है, और ये कब होगी, जब वो समझे कि ये जो इंटेरोगेशन है इट इज लाइकली टू लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मे इनेबल टू मोर इफेक्टिव एक्सेस ऑफ पावर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जिससे उसको पता चले कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में जो है वो मदद मिलेगी। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड द पर्सन बीइंग इंटेरोगेटेड इज बाउंड टू, और वो शख्स जो है जिसको इंटेरोगेट किया गया है या किया जा रहा है वो पाबंद होगा कि वो सही सच्चे जवाब दे। ठीक है। द लिमिटेशन duration of detention of person and mandatory submission of the case of the detained person to the board under section shall not apply in case of a person who for time being is an enemy alien। enemy के लिए बोर्ड से डिटेंशन की इजाजत एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी मेकिंग एन अरेस्ट और डायरेक्टिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन मे बाय ऑर्डर डायरेक्टिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल लेट हिम हिमसेल्फ बाय बी फोटोग्राफ, यानी वो बंदा जो अरेस्टेड है वो इस चीज़ की इजाज़त दे कि उसकी तस्वीरें ली जा सके। अलाउ फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, और अपने फिंगर और थंब इम्प्रेशन देने का पाबंद होगा। और फर्निश स्पेसिमन ऑफ हिज हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, कि वो अपनी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के स्पेसिमन दे। तो ये सेक्शन 4 जो है ये पाबंद करता है डिटेन्ड पर्सन को कि वो ये वाले काम जो है वो करे। If any person contravenes any order made under this section, he shall be punished with imprisonment which may extend 6 months with fine। और अगर कोई तस्वीर लेने से मना कर देता है या कोई जो है वो जो ऊपर हमने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन या अपने फिंगरप्रिंट देने से इनकार कर देता है या स्पेसिमन देने से इनकार कर देता है, तो उसको 6 माह तक की सजा जो है वो दी जा सकेगी।
तो जो हमारा प्रेम्बल था उसका जो पहला हिस्सा था प्रिवेंटिव डिटेंशन और वो सेक्शन 3 और 4 पे मुश्तमिल था, वो हमने पढ़ लिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।